हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2559 मैदान साफ करना 1 क्लियरिंग दी फील्ड 1। ऑस्ट्रेलिया की हवाएं अभी भी गरज रही हैं और घास के मैदानों के किनारे की टूटी हुई धरती धीरे धीरे धंसती जा रही है। दूर समुद्र की सतह सीसे जैसे धूसर रंग की हो गई थी, मानो आकाश और पृथ्वी भी इस भारी दबाव के नीचे दम तोड़ रहे हों। ड्रैगन कबीले के 2 सर्वोच्च प्राणियों के प्रकट होने के बाद, जिन्होंने स्थिति को बलपूर्वक दबा दिया था, कई प्राचीन नस्लों ने अपनी आक्रामकता वापस ले ली। वे लोग जिन्होंने मूल रूप से मौके पर ही लूट का बंटवारा करने की योजना बनाई थी, फिर से बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। बैठक अस्थायी रूप से स्थिर हो गई, लेकिन झांग ही जानते थे कि असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो आधी सूखी घास पर खड़े होकर ब्लैक ड्रैगन युआनजिंग और व्हाइट ड्रैगन युआनमो को निहार रहे थे। इन दोनों को करीब से देखना उन्हें दूर से देखने की तुलना में पूरी तरह से अलग अनुभव है। भले ही उन्होंने जानबूझकर अपनी उपस्थिति को दबा रखा था, फिर भी उनके पास एक निर्विवाद आभा थी, जैसे 2 कीले दुनिया की संरचना को ही नीचे दबा रही हों। झांग ही शायद ही कभी दूसरों के सामने दबाव महसूस करने की बात स्वीकार करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने वास्तव में इसे महसूस किया। मोची को नियंत्रित करने की बाई लोंगजी की अभी की क्षमता केवल युद्ध कौशल का प्रदर्शन नहीं थी, ये महज एक आकस्मिक क्रिया थी। वास्तविकता को परिभाषित करने के उस मौलिक तरीके ने उन्हें स्पष्ट रूप से एहसास कराया कि उनके और उनके बीच अभी भी एक गहरी खाई है। हालांकि इसने उन्हें हीन महसूस नहीं कराया, वो बस अधिक शांत थे। हे लोंगयुआनजिंग, पहले बोले। उनकी आवाज बाई लोंगजी की ठंडी पीली रेखाओं जैसी नहीं थी, बल्कि एक गहरी गूंजने वाली आवाज थी जो उनके सीने की गहराई से निकल रही थी, जिसमें एक धात्विक प्रतिध्वनि एको थी, जैसे हड्डियों से टकराने वाला कोई प्राचीन घंटा। केस छोटे झांग यी ने ऊपर देखा। मैं सुन रहा हूं। हे लोंगयुआन ने उन्हें ध्यान से देखते हुए प्रत्येक शब्द धीरे धीरे और जानबूझकर कहा। ये मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए आराम कर सकते हो क्योंकि हम यहां हैं। झांग यी उनकी बातों पर हंसे। क्या मैं ऐसा दिखता हूं जो आराम कर सकता है? ब्लैक ड्रैगन नहीं हंसे। उनकी उपस्थिति बताती है कि हंसी उनके लिए एक दुर्लभ भावना है। अब जब तुमने यहां खुद को स्थापित कर लिया है, हे लोंगयुआन ने शांति से कहा, हुआक्सू साम्राज्य अब वध की जाने वाली भेड़ नहीं है। कई कबीले पीछे हट जाएंगे और तुम्हें नहीं छुएंगे, लेकिन वो इस बिंदु पर थोड़ा रुके, फिर जोड़ा, कुछ मुसीबतें भी होंगी। वे तुम पर नजर रखना शुरू कर देंगे। झांग यी ने समझदारी से सिर हिलाया। मैं जानता हूं कि ड्रैगन कबीला हर विस्तार में हमारी रक्षा नहीं कर सकता। अंततः हमें अपनी सुरक्षा के लिए हुआक्सू साम्राज्य के लोगों पर ही निर्भर रहना होगा। हम ड्रैगन कबीले के लिए बहुत अधिक परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। आज आपकी मदद ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपकार है। झांग यी की मीठी बातें कभी सस्ती नहीं लगती। जैसा कि कहा जाता है, चापलूसी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। युआनजिंग ने आगे कहा, ये केवल वे नस्लें नहीं हैं जिन्हें तुमने आज नाराज किया है, जो भविष्य में तुम्हारी दुश्मन बन सकती है। इसके अलावा ड्रैगन कबीले का पक्ष चुनकर तुमने एक रुख स्थापित कर लिया है, इसलिए ड्रैगन कबीले के दुश्मन तुम्हें भी इसमें घसीटेंगे। ड्रैगन का दुश्मन? झांग यी की आंखें थोड़ी फैल गई। क्या शक्तिशाली ड्रैगन कबीले के भी ऐसे प्राणी थे जिन्हें दुश्मन कहा जा सकता था? हे लोंगयुआन ने कहा, वे हमारे पुराने दुश्मन हैं। उन्होंने उन उच्च नस्लों के प्रतिनिधियों पर नजर डाली जो आयोजन स्थल छोड़ चुके थे, लेकिन अभी भी दूर से देख रहे थे। उन्होंने जारी रखा, ड्रैगन नस्ल को रक्षक मत समझो। हम एक बार पूरे युग पर हावी होना चाहते थे।
सीधे शब्दों में कहें तो हम अन्य सभी नस्लों को दबाना चाहते थे। इस दुनिया में विरोधियों की कभी कमी नहीं होगी। हमने लड़कर अपना रास्ता बनाया है, और जिन हड्डियों को हमने रौंदा है, जिन शहरों को हमने जलाया है और जिन सभ्यताओं को हमने नष्ट किया है, वे किसी भी अन्य विजेता की तुलना में कम गंदे नहीं हैं। झांग यी ने ध्यान से और तल्लीनता से सुना। उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ड्रैगन नस्ल, जिसे इतिहास की किताबों में लगभग देवतुल्य माना गया था, संभवतः नेक रक्षक के रूप में नहीं हो सकती। आप आज तक जीवित रहे हैं, ये कभी दया के कारण नहीं, बल्कि आपकी ताकत के कारण है। हे लोंगयुआन ने जारी रखा, उस समय हमने कई नस्लों के साथ संबंध तोड़ लिए थे। कुछ नस्लें मिटा दी गई, कुछ जीवित बची, और कुछ को गहरे अंतरिक्ष में जाने के लिए मजबूर किया गया, जो मुड़े हुए आयामों, फोल्डेड डायमेंशंस में छिप गई। तुम वर्तमान स्थिति जानते हो। पृथ्वी का मुड़ा हुआ स्थान खुल गया है, और परतों के बीच छिपी वे प्राचीन शक्तियां एक एक करके उभर रही है। उनमें न केवल वे लोग हैं जिन्हें हम सहयोगी कहेंगे, बल्कि हमारे पूर्व कट्टर दुश्मन भी हैं। क्या वे हमारे पीछे आएंगे? हाँ, ब्लैक ड्रैगन एबिस एक शांत जगह है, लेकिन हम हुआक्सू साम्राज्य के बगल में खड़े बॉडीगार्ड नहीं हैं जो उनके इशारे पर काम करें। इस युग के नियम हमें एक सीमित सीमा तक हस्तक्षेप करने की अनुमति देते हैं। अगर हम हर बात पर मेज पटकेंगे तो वे पुराने दुश्मन सीधे हमारा सामना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके बजाय वे एक चक्करदार रास्ता अपनाएंगे और तुम्हारे हुआक्सू साम्राज्य को निशाना बनाएंगे। वे 6 पीढ़ियों के लोगों को निशाना बनाएंगे, क्योंकि इस तरह वे सीधे हमारा सामना किए बिना हमें परेशान कर सकते हैं। झांग यी समझ गए, ये एक प्रॉक्सी वॉर है ना? उन्नत सभ्यताएं एक दूसरे से सीधे नहीं लड़ सकती, क्योंकि वे एक दूसरे से सावधान रहती है। इसलिए वे एक दूसरे की ताकत का परीक्षण करने के लिए नीचे के सभ्यता युद्धों का उपयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा, हमारे हुआक्सू साम्राज्य का उपयोग एक प्रयोगात्मक क्षेत्र के रूप में, या बल्कि पुराने हिसाब चुकता करने के लिए एक मोहरे के रूप में किए जाने की संभावना है। हे लोंगयुआन ने सिर हिलाया, ये एक संभावना है, एक और तरह की भी है। उन्होंने कहा, उनकी नजर और भी गंभीर हो गई। वे सम्मान के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वे अवसर के लिए लड़ रहे हैं। एक अवसर? झांग यी ने पूछा। हम इस मामले पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे, बाई लोंगजी ने खामोशी में जवाब दिया। उनका स्वर शांत लेकिन तीखा था, जैसे कि वह किसी चाकू से कुछ काट रहे हों। इसे अभी के लिए दिल में बिठा लो। जब तक तुम्हें ड्रैगन कबीले के संरक्षित खेमे का हिस्सा माना जाता है, तुम पहले ही उन निगाहों के चौराहे पर कदम रख चुके हो। तुम केवल मनुष्यों की 6ठी पीढ़ी के विरोधियों के खिलाफ ही नहीं लड़ोगे। तुम्हें पिछले युग या उससे भी पहले के युग की बची हुई नफरत के संपर्क में आने के लिए मजबूर किया जाएगा। वे प्राणी हमसे कम शक्तिशाली नहीं हैं। उन्होंने इसे बहुत सीधे तौर पर कहा। झांग यी ने अपनी जुबान चटकाई और एक धीमी आह भरी। ये वास्तव में परेशानी भरा लगता है। बाई लोंगजी ने उन्हें तिरछी नजर से देखा। उनकी आंखों में एक तरह की ठंडी उदासीनता थी जो लोगों के पार देख लेती थी। डर लग रहा है? झांग यी हंसे और बोले, बेशक मुझे डर लगता है। आखिरकार मैं आप लोगों की तरह अतिरंजित नहीं हूं, जो एक छोटे जानवर की तरह एक ही इशारे में किसी को भी उठा ले। लेकिन चूंकि मैं डरा हुआ हूं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। उनका स्वर शांत रहा, जटिल भावनाओं को दबाते हुए, जैसे कोई तथ्य बता रहे हों। अगर मेरा समर्थन करने वाला कोई नहीं है तो मुझे ही करना होगा, उन्होंने कहा। अन्यथा जिन लोगों को मैं संजोता हूं, वे वास्तव में असुरक्षित रह जाएंगे। उनके पुराने युद्ध साथी, उनका परिवार, वो सब कुछ जो उन्होंने बनाया, और उनके अधीनस्थ जिनकी उन्होंने तियानहाई शहर में रक्षा की। ये लोग दुनिया के अंत के बाद उनके आध्यात्मिक लंगर, स्पिरिचुअल एंकर बन गए, और वो किसी को भी उन्हें नष्ट करने की अनुमति नहीं दे सकते थे।
इन शब्दों ने ब्लैक ड्रैगन को एक पल के लिए खामोश कर दिया। उनकी पुतलियों की ठंडी, सुनहरी रोशनी थोड़ी नरम हो गई, जैसे स्वीकृति दे रही हो। ठीक है, ब्लैक ड्रैगन ने कहा, मैं तुम्हारा ये रवैया याद रखूंगा। झांग यी मुस्कुराए और कंधे उचकाए। उन्होंने विषय बदलते हुए कहा, मेरा आप दोनों से एक सवाल है और मुझे आशा है कि आप मुझे इसका उत्तर दे सकेंगे। पूछो, बाई लोंगजी ने शांति से कहा। झांग यी ने उनकी ओर देखा। उनकी आवाज धीमी हो गई। सभी नस्लें मनुष्यों की छठी पीढ़ी पर नजर क्यों रख रही हैं? उनकी आवाज संदेह और भ्रम से भरी थी। सच कहूं तो पृथ्वी का स्पेस फोल्डिंग पहले ही खुल चुका है और इसका वास्तविक सतही क्षेत्रफल पृथ्वी के बारे में हमें पहले जो पता था उससे दर्जनों, यहां तक कि सैकड़ों गुना बड़ा है। पर्याप्त रहने योग्य जगह है और संसाधन पूरी तरह से विरोधाभासी नहीं है। तार्किक रूप से कहें तो उन्हें हमें मारने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसा कि आपने देखा, वे वास्तव में कार्रवाई करना चाहते थे। यहां तक कि क्षेत्र को साफ करना, क्लियर द एरिया, चाहते थे। चैप्टर 2560, मैदान साफ करना 2, क्लियरिंग दी फील्ड 2। झांग यी ने इधर उधर की बातें नहीं की। उन्नत सभ्यताओं के सामने ईमानदारी संवाद करने का सबसे अच्छा तरीका है। वो जिन नस्लों का जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने छठी पीढ़ी के प्रति कड़ा शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया था, वे फैंगवुल्फ कबीला, फैंगवुल्फ क्लैन, आयरन क्लैड कबीला, आयरन क्लैड क्लैन, टाइटन कबीला, टाइटन क्लैन, और यहां तक कि वे कृपालु नस्लें भी थी जिनका उन्होंने अभी जिक्र किया था। वे सहअस्तित्व पर चर्चा ही नहीं कर रहे थे। वे वध करने और फिर बांटने के दृष्टिकोण के साथ आए थे। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसे मानव प्रतिनिधियों की सभी 6 पीढ़ियां पूछना चाहती थी, लेकिन किसी ने भी इसे इतने सीधे तौर पर पूछने का साहस नहीं किया। ब्लैक ड्रैगन युआन जिंग और व्हाइट ड्रैगन जी युआन मो ने एक दूसरे को देखा। सन्नाटा संक्षिप्त था, लेकिन आप महसूस कर सकते थे कि वे तौल रहे थे कि अब क्या कहना है और उन शब्दों से क्या चेन रिएक्शन शुरू होगा। अंत में ब्लैक ड्रैगन बोला, यह कहानी ईपॉक युग के साथ शुरू होती है। उसकी निगाहें गहरी हो गई, जैसे वो कुछ ऐसा याद कर रहा हो जिसे वो अब याद नहीं रखना चाहता था। मानव जाति की प्रत्येक पीढ़ी सभ्यता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय का प्रतिनिधित्व करती है। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, आप तक छठी पीढ़ी। आप खुद को छठी पीढ़ी के इंसान कहना पसंद करते हैं, जो सच है, लेकिन इससे भी पुराने रिकॉर्ड में हम आपको छठी मुख्य क्रम सभ्यता, 6th मेन ऑर्डर सिविलाइजेशन भी कहेंगे। मुख्य अनुक्रम सभ्यता, झांग यी ने दोहराया। इसका अर्थ है इस युग का नायक, प्रोटैगनिस्ट, बाई लोंगजी ने शांति से कहा, एक ऐसी नस्ल जिसे इस चक्र के दौरान दुनिया की प्रमुख शक्ति के रूप में विकसित माना जाता है। ऐसा कहते हुए उसने झांग यी की ओर देखा, मानो ये सुनिश्चित कर रहा हो कि वो समझ पा रहा है। सामान्य परिस्थितियों में एक युग का अंत अक्सर मुख्य अनुक्रम सभ्यता को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि नियंत्रण से बाहर हुए ड्रकर को नष्ट करने के लिए होता है। झांग यी चौंक गए और मन ही मन बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सके। द्रुकर, ये नाम वोल्डेमॉर्ट की तरह सिर्फ बोले जाने से ही रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। झांग यी के शरीर पर द्रुकर द्वारा छोड़ा गया निशान था। हालांकि ये नग्न आंखों के लिए अदृश्य था। झांग यी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उन्होंने उस पर नजरें जमा रखी है। मैमन, समाल उसे एक ऐसी लीक, एक प्रकार की सब्जी के रूप में देखते थे जो मजबूत हो सकती है। वे बस उनके सील से मुक्त होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे आकर झांग यी की कटाई कर सकें। ब्लैक ड्रैगन ने शब्दों को नहीं चबाया और सीधे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का खुलासा किया। द्रुकर परिवार निर्माता, क्रिएटर द्वारा बनाया गया एक भयानक उत्पाद है। जब उन्होंने जीवन के निर्माण के दौरान अपनी शक्ति पर नियंत्रण नहीं रखा था। जब हे लोंग ने यह कहा
तो वो अतिशयोक्ति नहीं कर रहे थे। इसके बजाय ये एक ठंडा, सीधा बयान था। द्रुकर के विकास की दर निर्माता के मूल इरादे से कहीं अधिक निकल गई। निर्माता उन पर प्रतिबंध, पैच और बेड़ियां लगाते रहे, उन्हें एक नियंत्रणीय सीमा में धकेलते रहे। हालांकि परिणाम यह हुआ कि निर्माता द्वारा लगाए गए बाद के सभी पैच का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। झांग यी चुप रहे। बाई लोंगजी ने जारी रखा, जब भी द्रुकर एक निश्चित सीमा तक फैलता है तो युग को उखाड़ फेंकना और फिर से शुरू करना पड़ता है। तथाकथित कयामत, तथाकथित सतह की सफाई और तथाकथित सभ्यता रीसेट आपकी तथाकथित मुख्य अनुक्रम सभ्यता को मारने के उद्देश्य से नहीं है। वो सब तो चाकू तोड़ने के लिए है, द्रुकर को दंडित करने के लिए। वो रुका, फिर ठंडे स्वर में बोला, सीधे शब्दों में कहें तो सर्वनाश, अपकलिप्स द्रुकर के लिए है, आपके लिए नहीं। झांग यी ने अपने होंठ भींच लिए, अवचेतन रूप से उस क्षण को याद किया जब सर्वनाश शुरू हुआ था। अत्यधिक ठंड उतर आई, जीवन विलुप्त हो गया, आपदाएं बाढ़ की तरह बरसने लगी। अनगिनत जीवन नष्ट हो गए और पूरा ग्रह ऐसा था जैसे मांस पीसने वाली मशीन में धकेल दिया गया हो। पता चला कि यह सिस्टम रिबूट नहीं था, यह विलुप्ति की चेतावनी थी। लेकिन हम तो केवल थोड़े समय के लिए ही रहे हैं, उन्होंने धीरे से कहा। छठी पीढ़ी ने अभी तक वास्तव में अपनी सभ्यता प्रणाली के अपग्रेड को पूरा नहीं किया है। उनका तकनीकी स्तर अभी एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचा था। उनकी असाधारण प्रणालियां अभी व्यापक होना शुरू हुई थी और सर्वनाश आने से पहले उन्होंने एक एकीकृत वैश्विक सरकार तक हासिल नहीं की थी। इतनी जल्दी क्यों? आपके तर्क के अनुसार निर्माता को हमें बढ़ने के लिए कुछ समय देना चाहिए था, जब तक कि हम द्रुकर का सामना करने से पहले मेज पर बैठने के योग्य न हो जाते। बाई लोंगजी ने अपनी निगाहें थोड़ी झुका ली, मानो वो एक निश्चित उत्तर को बाहर धकेल रहे हों। अत्यंत शांत स्वर में उन्होंने एक ऐसा अनुमान पेश किया जो किसी को भी सहज नहीं करेगा, क्योंकि इस बार द्रुकर लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये लगभग आ ही गया है, भले ही हम मूल योजना और प्रक्रियाओं का पालन करें। जब तक सर्वनाश व्यवस्थित तरीके से आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वे उस स्तर तक पहुंच जाएंगे जिसे निर्माता भी समय से पहले नहीं दबा सकते। इसलिए दुनिया का अंत समय से पहले आ गया है। झांग यी ने अपनी पीठ पर हल्की ठंड महसूस की। उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि समस्या कितनी भयानक थी। सर्वनाश इसलिए नहीं है क्योंकि मानवता की 6 पीढ़ियों ने गलतियां की, बल्कि इसलिए कि द्रुकर निर्माता के नियंत्रण से बाहर थे। 1 मिनट रुकिए, उन्होंने अपना हाथ उठाया। आपका मतलब है यह सर्वनाश प्रक्रिया का एक समयपूर्व व्यवधान, प्रीमैच्योर इंटरप्शन है? हे लोंगयुआन ने सिर हिलाया। इसे समझने का ये एक तरीका है। छठी पीढ़ी के मनुष्यों का ये समूह अभी बड़ा भी नहीं हुआ है और सर्वनाश को समय से पहले टाल दिया गया है। क्यों? यह आपको मारने के लिए नहीं है, बल्कि युद्ध के मैदान को जल्दी से रीसेट करने और उन सभी उच्च स्तरीय युद्ध बलों को वापस लाने के लिए है जो पिछले युग, उससे पहले के युग और उससे भी पहले के युग में जीवित थे, ताकि वे सीधे द्रुकर के खिलाफ लड़ सकें। दूसरे शब्दों में 6 पीढ़ियों को इस युग का नायक होना चाहिए था, जिनके पास बढ़ने, विस्तार करने, एकीकृत होने, संसाधनों को नियंत्रित करने और अंततः अंतिम दुश्मन का सामना करने का समय होता। लेकिन इस बार ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। बाई लोंगजी ने कहा, निर्माता ने सीधे दिग्गजों को वापस लाने के लिए बटन दबा दिया। हम सभी को जगा दिया जो पिछले और उससे पहले के युग के अवशेष है, और हमें सीधे आपके युग के मंच पर खड़े होने की अनुमति दी। केवल एक ही उद्देश्य है, द्रुकर पुनरुत्थान युद्ध को दुनिया को नष्ट करने से रोकना। जहां तक आप छठी पीढ़ी के लोगों की बात है, जिनके पास परिपक्व होने का समय भी नहीं था, क्षमा करें, आपके पास कोई बफर समय नहीं है। आकाश और पृथ्वी निर्दयी है, सभी चीजों के साथ पुआल के कुत्तों, स्ट्रॉ डॉग्स जैसा व्यवहार करते हैं। निर्माता को किसी भी पीढ़ी के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं है।
उच्च प्राणियों की दृष्टि में उनका अस्तित्व महत्वहीन है। झांग यी ने धीरे से सांस छोड़ी। ये समझाता है कि आप सब यहां क्यों हैं। ये भी समझाता है कि क्यों इतनी सारी प्राचीन नस्लें अचानक मुड़े हुए स्थान, फोल्डेड स्पेस से बाहर आ गई, जिससे पृथ्वी एक उपहार बॉक्स खोलने की तरह दर्जनों गुना बड़ी हो गई। लेकिन ये नहीं समझाता कि क्यों ये प्राचीन नस्लें शुरू से ही हमें मिटा देना चाहती थी। अगर सर्वनाश का कारण द्रुकर है, तो तार्किक रूप से हमें वास्तव में एक ही पक्ष में होना चाहिए। उन्होंने हम पर पहले हमला क्यों किया? ब्लैक ड्रैगन ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, बल्कि अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई और अखाड़े के किनारे पर शक्तिशाली कबीलों के प्रतिनिधियों की ओर देखा। इन नस्लों की सुनने की क्षमता बहुत तेज है और वे स्पष्ट रूप से उनकी बातचीत सुन रहे हैं। लेकिन ब्लैक ड्रैगन की नजर के नीचे वे सभी अपनी जगह पर जकड़े हुए लग रहे थे और कोई भी हस्तक्षेप करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। हे लोंगयुआन जिंग ने धीरे धीरे अपनी नजर वापस ली और बोला, उन्होंने तुम्हें क्यों मारा? संसाधनों के कारण और प्रमुख भौगोलिक स्थानों को हथियाने की आवश्यकता के कारण। इसलिए भी क्योंकि वे एक मूल्यवान अवसर को हथियाना चाहते हैं। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।